तो जो ओव्यूल होता है वो अटैच होता है, द ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाय, ओव्यूल जिस चीज से अटैच हो रखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। तो द ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉल्क, द मींस ऑफ स्टॉल्क, स्टॉल्क जो होती है ओव्यूल की उसे क्या कहा जाता है, फ्यूनिकल कहा जाता है, कॉल्ड फ्यूनिकल। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी होती है, कोई भी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी डंडी जैसा स्ट्रक्चर जो होगा जो कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा होगा वो क्या कहलाता है, स्टॉल्क कहलाता है। तो जो ओव्यूल की स्टॉल्क होती है उसका नाम होता है फ्यूनिकल। ठीक है, जो ओव्यूल की फ्यूनिकल होती है वो जिस जगह पे अटैच हो रखी होती है ओव्यूल से वो जगह कहलाती है हाइलम। द बॉडी ऑफ ओव्यूल, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, फ्यूजेस विद फ्यूनिकल एट हाइलम। तो जिस जगह पे फ्यूज हो रखी होती है फ्यूनिकल से वो जगह कहलाती है हाइलम। तो यहाँ पर क्या क्या फ्यूज हो रखा है, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है ये फ्यूज हो रखी है किससे, फ्यूनिकल से, और जिस लोकेशन पे फ्यूज हो रखी है उस लोकेशन को हम कहते हैं हाइलम। नेक्स्ट, जो हाइलम होता है इसको एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है कि एक जंक्शन होता है बिटवीन फ्यूनिकल एंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो हाइलम जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इट इज जंक्शन, it is a junction between ovule एंड फ्यूनिकल। तो ये होता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का। तो ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या आता है ओव्यूल के बारे में, ओव्यूल के अंदर हमें और कौन सा पार्ट देखने को मिलता है। तो जो ओव्यूल होता है उसके अंदर दो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं और उन दोनों का नाम होता है इंटेगुमेंट। द ओव्यूल is surrounded by, the ovule is surrounded by two protective layers. The ovule is surrounded by two protective layers. अब जो ये दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ओव्यूल्स के अराउंड इन्हें कहा जाता है इंटेगुमेंट्स। द टू प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड ओव्यूल इज नोन एज इंटेगुमेंट्स। अब इंटेगमेंट्स दो होते हैं, आउटर इंटेगमेंट्स और इनर इंटेगमेंट्स। ये जो इंटेगमेंट्स होते हैं लिविंग सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ लिविंग सेल से मिलके बने हुए हैं, क्योंकि जब ये इंटेगमेंट्स, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ओव्यूल के अंदर तो ये इंटेगमेंट्स का नाम चेंज हो जाता है, आउटर और इनर इंटेगमेंट्स का नाम चेंज हो जाता है और उस केस में वो लिविंग नहीं होते, डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लिविंग है, बाद में ये क्या कहलाएंगे, डेड कहलाएंगे। अब आते हैं पार्ट ऑफ ओव्यूल जहां पर इंटेगुमेंट नहीं होगा उसे क्या कहते थे, माइक्रोपाइल। तो द पार्ट ऑफ ओव्यूल एट विच इंटेगुमेंट्स आर, एट विच इंटेगुमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, जहां पे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं, एट विच इंटेगुमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, जहां पर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट ना हो उन्हें हम कहते हैं माइक्रोपाइल। तो दो जो एरिया ओव्यूल का जहां पर इंटेगमेंट प्रेजेंट ना हो उन एरिया को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल वो एरिया होता है जहां पर इंटेगमेंट्स अब्सेंट होते हैं। माइक्रोपाइल को एक तरीके से और डिफाइन करते हैं कि माइक्रोपाइल वो एरिया होता है जहां से एंट्री होती है किसकी, पॉलन ट्यूब की। तो माइक्रोपाइल वो एरिया होता है जहां से एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की। तो इट इज अ पार्ट, ये वो पार्ट होता है, इट इज अ पार्ट बाय विच, बाय विच पॉलन ट्यूब एंटर। ठीक है, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। नेक्स्ट, जो इसका अपोजिट हिस्सा होता है, मतलब ओव्यूल के अंदर जो बिल्कुल इसके अपोजिट प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। तो द अपोजिट पोल, द अपोजिट पोल ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजल पोल, उसे कहा जाता है चलाजल पोल।
चलाजल पोल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखने को मिलता है हमें चलाजल पोल। नेक्स्ट, जो ओव्यूल के अंदर न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है उसे कहा जाता है न्यूसेलस। तो यहाँ पर किसकी बात होगी? न्यूट्रिटिव फ्लूइड इनसाइड द ओव्यूल। तो मास ऑफ, मास मतलब बहुत सारा, तो मास ऑफ न्यूट्रिटिव सेल्स इनसाइड ओव्यूल। तो बहुत सारे न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं इनसाइड ओव्यूल, और ये जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं ओव्यूल के अंदर, इन्हें कहा जाता है न्यूसेलस, कॉल्ड न्यूसेलस। तो ये जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं इन्हें न्यूसेलस कहा जाता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद, सिक्स्थ पॉइंट के बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी जो न्यूसेलस होता है इसकी एक सेल जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है और बनवाती है क्या? एम्ब्रियो सेक। तो पहले न्यूसेलस के बारे में एक बात लिखेंगे कि जो न्यूसेलस होता है ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है, और नेक्स्ट ये जो न्यूसेलस होता है ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, तो यहाँ पर वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस, इसकी एक सेल जो होती है न्यूसेलस की वो मॉडिफाई हो जाती है, गेट मॉडिफाइड एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक, और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक है, एम्ब्रियो सेक जो होता है वो फीमेल गैमेट या फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो ये बात याद रखनी है, मेल गैमेटोफाइट जो होता है उसे पॉलन ग्रेन कहा जाता है, और फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। वैसे हम नॉर्मली एग कहते हैं पर वो बात गलत होती है, एग नहीं होता, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो होता है एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तब क्लियरली समझ में आएगा जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं, बिकॉज ये पूरा का पूरा पार्ट किसमें हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये थे वेरियस पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। ऑब्स सारे पार्ट समझ में आए होंगे एक्सेप्ट एम्ब्रियो सेक क्या हैगा, ये कैसा दिखता है, ये बात अभी क्लियर नहीं होगी। तो अब इसकी हम फॉर्मेशन समझते हैं किसकी? एम्ब्रियो सेक की, कि एम्ब्रियो सेक बनता कैसे है। तो एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन के लिए जो हेडिंग डाली जाती है उस हेडिंग का नाम हैगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अब हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस कि कैसे ये बनेगा, एम्ब्रियो सेक कैसे बनेगा। तो हेडिंग डाली हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस अगर वर्ड तुम ध्यान दो तो यहाँ पर तुम्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक तो देखने को मिल रहा है मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है? लार्ज या बड़ा। ठीक है, और स्पोर का मतलब क्या होगा? जैसे कि मेल स्पोर था जिसे माइक्रोस्पोर कह रहे थे, तो मेगा स्पोर। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। तो लार्ज स्पोर को बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो क्या डेफिनेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर is called मेगास्पोरोजेनेसिस। इसे क्या कहा जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर को। अब ये मेगास्पोर कैसे फॉर्म होता है? तो इसके लिए तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि न्यूसेलस की एक सेल मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, और वो क्या बनवाने में हेल्प करती है? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक बनवाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये हैगा एक ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर ये है फ्यूनिकल, ये है ओव्यूल के इंटेगुमेंट, और ये है ओव्यूल के इंटेगुमेंट। जिस जगह पे एब्सेंटो माइक्रोपाइल एरिया हो गया, और यहाँ पर वेरियस सेल्स हैंगी जिन्हें हम कह रहे हैं न्यूसेलस की सेल। इस न्यूसेलस की एक सेल जो थी वो मॉडिफाई हो गई। तो यहाँ पर एक सेल जो है न्यूसेलस की वो मॉडिफाई हो गई, और ये मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर? ये मॉडिफाई हो जाती है इनटू मेगा स्पोर मदर सेल। सेम ऐसी एक मदर सेल हमने मेल के अंदर पढ़ी थी जिसका नाम बोला था हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, ये मेगास्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉइड। न्यूसेलस की सेल्स डिप्लॉइड होती है, तो मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड होती हैं।
ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये जाती है मियोसिस में और फॉर्म करती है 4 मेगास्पोर्स। और ये जो मेगास्पोर फॉर्म होते हैं इनकी अरेंजमेंट होती है एक के नीचे एक। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। अगर तुम्हें पॉलन ग्रेन्स की अरेंजमेंट याद हो तो पॉलन ग्रेन्स की अरेंजमेंट कैसी थी? सर एक ऊपर था एक नीचे था और दो साइड में थे। तो इसे हम क्या कहते थे? टेट्राड। क्या कहते थे? टेट्राड या टेट्राड। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मियोसिस हुई है तो ये चार की चार सेल्स कैसी होंगी? एन होंगी, हैप्लॉइड होंगी, हैप्लॉइड होंगी, हैप्लॉइड होंगी और हैप्लॉइड होंगी। क्यों होंगी चारों की चारों सेल्स हैप्लॉइड? क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुई है? मियोसिस प्रोसेस हुई है। ठीक है। अब होता क्या है, इस लीनियर टेट्राड में से, इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर टेट्राड कहते हैं। और इस लीनियर टेट्राड में से 3 सेल्स जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, 3 सेल्स डीजनरेट हो जाती है, सिर्फ एक जिंदा रहती है। ठीक है, तो जो एक जिंदा रहती है सेल, ये क्या रह गया? सिर्फ एक जिंदा रह गया सेल। और ये क्या होता है? स्पोर होता है। तो कितना स्पोर जिंदा रहा? मोनो। मोनो मतलब एक। ये स्पोर क्या रहा? जिंदा रहा। तो इस स्पोर को हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोर कहते हैं। ये मोनोस्पोर अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करता है आगे की तरफ। तो इसकी डेवलपमेंट को हमने नाम दे दिया मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों नाम दिया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? क्योंकि सिंगल स्पोर आगे क्या करता है? डेवलप करता है। ठीक है, अब वो कैसे डेवलप करेगा बात की बात है, पर यहाँ तक ये टर्म समझ में आए क्या क्या बोला मैंने? मोनोस्पोर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एक स्पोर बचा रहेगा। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक सिंगल स्पोर आगे डेवलपमेंट में जा रहा है। 4 मेगा स्पोर बनेंगे मियोसिस से और चारों हैप्लॉइड होंगे। बिकॉज किस प्रोसेस से बने? मियोसिस प्रोसेस से बने हैं। और मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ से बनी है? न्यूसेलस की एक सेल मॉडिफाई होगी इनटू मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ तक क्लियर है? अब इनको लिखना है स्टेटमेंट्स में साफ साफ। बताओ जल्दी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ये 4 क्या बने थे? मेगास्पोर बने थे। ठीक है, इसको मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तब इस डेफिनेशन को दोबारा मैं लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले पूरी नहीं लिखी, मैंने पहले सिर्फ समझाया। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। ठीक है, अब लिखूंगा पूरी डेफिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब तुम्हें वर्ड समझ में आ रहा होगा, मैंने इसलिए पहले वर्ड नहीं लिखा था। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस, बाय मियोसिस। तो अब डेफिनेशन समझ में आई पूरी तरीके से? यस सर। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पर अब इसकी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी कि ये प्रोसेस कैसे शुरुआत होती है। तो पहले लिखेंगे वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस की एक सेल जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाई इनटू, वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर। ठीक है, तो वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस गेट मॉडिफाइड इनटू मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है ये कहाँ से मॉडिफाई होके बनी? न्यूसेलस से मॉडिफाई होके बनी। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है ये होती है डिप्लॉयड और ये जाती है मियोसिस के अंदर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कहती है मियोसिस जब वो मेगा स्पोर मदर सेल में तो मेगा स्पोर्स बनते हैं, इसी को हम कहते हैं मेगा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो, ये जाती है अंडरगो मियोसिस, दिस अंडरगो मियोसिस। और मियोसिस के बाद फॉर्म करती है एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर। तो आफ्टर मियोसिस ये फॉर्म करती है 4 मेगास्पोर्स। तो आफ्टर मियोसिस इट फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। अब किस तरीके से प्रोसेस देखने को मिलती है हमें? हमें देखने को मिलता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल है। ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से बनी? ये मेगास्पोर मदर सेल बनी एक न्यूसेलस की सेल क्या हो गई थी? मॉडिफाई हो गई थी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमएमसी और इसकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ये मियोसिस प्रोसेस करती है। तो यहाँ पर डिवीजन का नाम लिखेंगे मियोसिस। मियोसिस के बाद ये जो सेल होती है ये फॉर्म करती है 4 मेगास्पोर्स। और ये जो 4 मेगास्पोर्स होते हैं इनकी अरेंजमेंट होती है लीनियर, जो मैंने बताया था अभी, इन्हें कहते हैं हम लीनियर टेट्राड। ठीक है, तो लीनियर क्यों कहते हैं? बिकॉज इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है? लीनियर। टेट्राड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये 4 रहेंगे। तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स बनते हैं
चारों के चारों हैप्लॉइड होते हैं बिकॉज ये मियोसिस प्रोसेस से बने हैं, ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं 4 मेगा स्पोर्स। इन्हें हम कहते हैं 4 मेगा स्पोर्स। अभी जो 4 मेगा स्पोर्स होते हैं इनकी अरेंजमेंट होती है लीनियर, और ये 4 होते हैं इस वजह से हम कहते हैं लीनियर टेट्राड। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि अरेंजमेंट क्या होती है मेगा स्पोर्स की और अरेंजमेंट क्या होती है माइक्रो स्पोर्स की। अभी जो 4 मेगा स्पोर्स होते हैं इन 4 में से 3 जो होते हैं वो कर जाते हैं डीजेनरेट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउट ऑफ 4 3 गेट डीजेनरेट। तो यहाँ पर 4 में से 3 कर जाते हैं डीजेनरेट। तो आउट ऑफ 4 3 गेट, आउट ऑफ 4, सही तो लिख रहा था, आउट ऑफ 4 3 गेट डीजेनरेट। 3 टूट जाते हैं, ठीक है, तो 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक बचता है, ठीक है, ओनली 1 लेफ्ट। तो जो सिर्फ एक बचता है उसे कहा जाता है मोनोस्पोर। तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो इस डायग्राम में, ये मैंने बनाया एक मोनोस्पोर और बाकी को दिखा देंगे टूटा हुआ। तो यहाँ पर बाकी जो है वो कर रहे हैं ब्रेक डाउन, वो कर रहे हैं ब्रेक डाउन और वो कर रहे हैं ब्रेक डाउन। तो बाकी जो स्पोर्स हैं वो ब्रेक कर रहे हैं और ये जो ब्रेक कर रहे हैं इन्हें कहा जाएगा डी जनरेटिंग, ठीक है, इन्हें कहा जाएगा डी जनरेटिंग बिकॉज ये टूट रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं डी जनरेटेड या डी जनरेटिंग। ये 3 डी जनरेट हो गए और जो ये अकेला बचता है यहाँ पर, ठीक है, ये जो अकेला बचता है यहाँ पर इसको कहा जाता है मोनोस्पोर। तो ये जो सिंगल बचता है यहाँ पे इसे कहा जाता है मोनोस्पोर। और ये जो मोनोस्पोर होता है इसकी डेवलपमेंट को कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दिस मोनोस्पोर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो मोनोस्पोर होगा ये किसके अंदर जाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस मोनोस्पोर, दिस मोनोस्पोर, मोनोस्पोर अंडरगो, अंडरगो मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कैसे होती है बात की बात है, फिलहाल हमने बस ये समझना था कि मेगा स्पोर्स कैसे बनते हैं, ठीक है, और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों नाम दिया जाता है, बिकॉज एक सिंगल मोनोस्पोर आगे डेवलपमेंट में जाता है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो कोई, अब हम अगली हेडिंग डालेंगे और अगली हेडिंग आएगी इस मोनोस्पोर की डेवलपमेंट कैसे होती है इनटू एम्ब्रियोसैक। क्योंकि हमने अभी तक एम्ब्रियोसैक वर्ड नहीं बोला, हमने क्या बोला था, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यू सेल गेट मॉडिफाइड इनटू एम्ब्रियोसैक। हमने एम्ब्रियोसैक तो बना ही नहीं अभी तक, अभी तक सिर्फ मेगास्पोर बना है, ठीक है। तो अभी हमें किसको बनाना है, एम्ब्रियोसैक को बनाना है। तो एम्ब्रियोसैक के बनाने की प्रोसेस के लिए हेडिंग डालेंगे हम, इसी के बाद की प्रोसेस है वो, पर हम अलग अलग क्यों डाल रहे हैं, पेपर में डायरेक्टली सिर्फ इतना आ जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस बताओ। तो भाई मेगास्पोरोजेनेसिस बताना तो कॉमन सी बात है, सिर्फ बच्चा कहाँ तक बताएगा, मेगास्पोर फॉर्मेशन तक बताएगा। अब पेपर में आ गया कि बताओ मेगास्पोरोजेनेसिस एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक। तो तुम्हें पहले वाली हेडिंग भी बतानी पड़ेगी और जो ये वाली हेडिंग लिख रहा हूँ ये भी बतानी पड़ेगी। वैसे पेपर में ऐसा नहीं आता, पेपर में आता है मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है और डायग्राम बनाओ किसका, एम्ब्रियोसैक का, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन कैसे होती है, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन किस तरीके से होती है फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसे कहा जाता है एम्ब्रियोसैक, ठीक है। यहाँ पर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन। फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम होता है एम्ब्रियोसैक, तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन। इस एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, अब ये जो सिंगल मोनोस्पोर होता है जो ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर जाता है, इसी से हमें समझ में आएगा कि इसके आगे डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो सिंगल मोनोस्पोर होता है, ये कौन है, मोनोस्पोर, ठीक है। ये जो मोनोस्पोर बचा है ये मोनोस्पोर आगे जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में, ठीक है। ये करता है एक टाइप की डिवीजन और उस डिवीजन को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक टाइप की माइटोटिक डिवीजन होती है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि ये एक सेल है,
इसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बना दिए, इसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके 4 न्यूक्लियस बना दिए, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके 8 न्यूक्लियस बना दिए। तो तुम अगर नोटिस करो यहाँ पर क्या हो रही है, न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है न्यूक्लियस फ्रीली? तो इसे कहेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये कैसी टाइप की डिवीजन होती है? इट इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन विच न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड। अगर ये एक टाइप की माइटोटिक डिवीजन है तो कॉमन सी बात है, अगर इसके अंदर एन न्यूक्लियस है, मतलब एन क्रोमोसोम है, तो इसका जो न्यूक्लियस बना उसके अंदर भी एन एन ही होगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम का सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर इनको हम एन एन ही क्यों कह रहे हैं, 2n क्यों नहीं कह रहे? बिकॉज ये फ्यूज नहीं हो रखे, ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कौन सी डिवीजन होती है? जिसके अंदर न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करता है एट स्टार्ट, मतलब शुरू में, और लास्ट में जो ये न्यूक्लियस बनते हैं इनके ऊपर क्या आ जाता है? इन न्यूक्लियस के ऊपर सेल का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो अभी नहीं आता इनके अंदर न्यूक्लियस। नॉर्मल सेल डिवीजन कैसे होती है? नॉर्मल सेल डिवीजन होती है कि एक सेल थी, इसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करा, ये सेल डिवाइड होगी, दोनों के ऊपर सेल का स्ट्रक्चर आ गया। ये नॉर्मल सेल डिवीजन होती है कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और उसके तुरंत बाद क्या आ जाता है? सेल का स्ट्रक्चर आ जाता है। पर यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है कि फ्री न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करेगा एंड जो न्यूक्लियस के ऊपर सेल का स्ट्रक्चर है वो इमीडिएटली नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब जितने न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट है उतने न्यूक्लियस बन जाएंगे, तब वो सेल का स्ट्रक्चर आएगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होती है, समझ में आया? यस सर। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक टाइप की माइटोटिक डिवीजन होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करता है एंड लास्ट में क्या आता है? इसके ऊपर सेल का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ये मोनोस्पोर भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफएनडी कहते हैं। तो एफएनडी 1 करता है 2 न्यूक्लियस बना लेता है, एफएनडी 2 करता है 4 न्यूक्लियस बना लेता है, एफएनडी 3 करता है, तो मतलब यहाँ पर कितनी डिवीजन हो रही है? इस पे क्वेश्चन आता है एंट्रेंस का डायरेक्टली। तो यहाँ पर डिवीजन हो रही है 3। तो एफएनडी 3 करेगा तो यहाँ पर न्यूक्लियस बन जाएंगे 8। ठीक है, तो 4 से बन गए 8। अब जैसे ही 8 न्यूक्लियस बनते हैं इसके ऊपर सेल का स्ट्रक्चर आना शुरू हो जाता है, और वो सेल के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं वो अभी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर ये मैंने क्विकली बताया कि मोनोस्पोर आगे डेवलप कैसे करेगा। तो पहले स्टेटमेंट्स लिखेंगे हम। तो इन मेजॉरिटी of flowering plants, one of the megaspore, से मोनोस्पोर कहते हैं, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, बाकी डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल या रिमेन फंक्शनल। ठीक है, और अदर गेट डिजेनरेट। ठीक है, तो अदर 3 गेट डिजेनरेट, अदर 3 गेट डिजेनरेट। तो बाकी 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसके बाद होता ये है कि जो ये सिंगल बचता है ये आगे जाता है डेवलपमेंट में, और उस डेवलपमेंट को कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लिखी जाती है कि जो सिंगल बचता है स्पोर, इसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर सिंगल स्पोर बचता है, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर, only the functional megaspore डेवलप कर जाता है into फीमेल गैमेटोफाइट। यही आगे डेवलप करेगा किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट में, फीमेल गैमेटोफाइट में। एंड ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसी का दूसरा नाम होता है एम्ब्रियोसेक। और जब ये सिंगल की डेवलप, हाँ बोलो सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? एक सेकंड, दोबारा स्क्रीन शेयर ऑन कर देते हैं। ऐसे यहाँ से तो कोई इसको दिख नहीं रहा मुझे। अब दिख रही है? यस सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनवाएगा, और जो सिंगल मेगास्पोर की डेवलपमेंट होती है उसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो दिस मेथड
this method of embryo sac formation, from single megaspore is called monosporic development, तो इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है जब सिंगल जो मेगास्पोर होता है वो आगे चल के डेवलप कर जाता है किसके अंदर, इनटू एम्ब्रियो सैक के अंदर। अभी किस तरीके से प्रोसेस चलती है इसको जरा हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे कि एक हैगा मेगास्पोर, ये मेगास्पोर जो होगा इसके नीचे के 3 जो होंगे वो कर जाएंगे डीजनरेट। तो यहाँ पर इसके नीचे के जो 3 होंगे वो कर जाएंगे डीजनरेट, 1 2 और 3। तो इसके नीचे के जो 3 है वो कर गए डीजनरेट, और यहाँ पर सिर्फ कितना बचा, ओनली 1 मेगास्पोर बचा। तो इस 1 मेगास्पोर को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे या मोनोस्पोर कहेंगे। अब ये जो मोनोस्पोर होगा ये आगे जाएगा डेवलपमेंट में, मोनोस्पोर जो होगा ये आगे जाएगा डेवलपमेंट में। इसके पास न्यूक्लियस होता है N, ठीक है, और ये जिस डिवीजन में जाता है उस डिवीजन को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये जिस डिवीजन में जाएगा इस डिवीजन को कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इट अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 1, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, ये होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो एक तरीके की माइटोटिक डिवीजन होती है, इसके बारे में भी लिखूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये मोनोस्पोर आगे डेवलपमेंट में जाएगा और एक न्यूक्लियस से बना देगा 2 न्यूक्लियस, और ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस के पास प्लॉइडी N ही रहेगी, क्योंकि ये एक तरीके की माइटोटिक डिवीजन होती है। इन दोनों का हम 2N इस वजह से नहीं कहेंगे क्योंकि ये फ्यूज नहीं हो रखे। अगर फ्यूज हो रखे होते तो इसे हम क्या कहते हैं, 2N कहते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे हम कहेंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर जैसे ही मोनोस्पोर आगे डेवलप करने लग जाता है तो हम नाम क्या दे देते हैं, एम्ब्रियो सैक नाम दे देते हैं। पर इस टाइम पे कितने न्यूक्लियस वाला है, 2 न्यूक्लियस वाला है, ठीक है, मतलब मैच्योर नहीं हुआ, अभी मैच्योर नहीं हुआ, अभी बनना शुरू हुआ है एम्ब्रियो सैक। सेकेंड स्टेप में ये जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 2 के अंदर, और 2 न्यूक्लियस से बना लेता है 4 न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम 2 न्यूक्लियस इट डेवलप 4 न्यूक्लियस। तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियस अपने अंदर डेवलप कर लेता है, और ये जो 4 न्यूक्लियस होते हैं इनकी प्लॉइडी भी क्या होती है, N N N एंड N, मतलब चारों के चारों हैप्लॉइड होते हैं, बिकॉज ये एक टाइप की क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ठीक है, इसे हम कहते हैं 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। दिस इज कॉल्ड 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अभी जो 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होगा ये आगे फिर दोबारा डिवीजन में जाता है, और इसे कहते हैं FND3। तो ये जाता है 3rd FND के अंदर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3rd के अंदर, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3rd के बाद ये बनाता है 8 न्यूक्लियस। तो इट फॉर्म 8 न्यूक्लियस। तो इसके अंदर बनते हैं 8 न्यूक्लियस। यहाँ पर सबसे पहले 8 न्यूक्लियस बनाएंगे। तो 3 न्यूक्लियस इस तरीके से होते हैं ऊपर की तरफ, 2 न्यूक्लियस होते हैं सेंटर में, और 3 न्यूक्लियस होते हैं नीचे की तरफ। तो इस तरीके से इसके अंदर 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 8 के 8 न्यूक्लियस जो होते हैं वो NN होते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की कौन सी डिवीजन है, एक तरीके की माइटोटिक डिवीजन है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कहते हैं, और यहाँ पर जैसी 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है इसके ऊपर आने लग जाती हैं सेल का स्ट्रक्चर। तो ये 8 न्यूक्लियस बनते ही यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर आने लग जाता है, और ये जो सेल का स्ट्रक्चर आता है वैसे ही इसे हम क्या कहने लग जाते हैं, एम्ब्रियो सैक कहने लग जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इनके ऊपर क्या आने लग जाएगा, इनके ऊपर आने लग जाएगा सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर इनके ऊपर आने लग जाएगा, और हमें देखने को मिलेगा जो स्ट्रक्चर उसका नाम होगा एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर जो डायग्राम अब बनेगा ये कहलाता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो दिस इज कॉल्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस डायग्राम को प्रॉपरली। तो ये बन गया मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम।
अब इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे 3 सेल्स अपसाइड, 3 सेल देखने को मिलेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर 3 सेल को किस तरीके से दिखाएंगे, एक सेल ये रही, एक सेल बीच में और एक सेल साइड में, ये सेल का न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा और एक न्यूक्लियस ये रहा। तो यहाँ पर 3 सेल होती हैं और ये तीनों सेल्स किस साइड पे हैं, ये तीनों सेल किस साइड पे, अगर हम ओव्यूल के अंदर देखें, ये रहा ओव्यूल, तो इस ओव्यूल के अंदर किस तरीके से, इस ओव्यूल के अंदर अगर तुम नोटिस करो, ये वाला हिस्सा होता है चलाजा, ये वाला हिस्सा होता है माइक्रोफाइल। तो इसके अंदर ये एम्ब्रियोसेक किस तरीके से है, तो ये वाला एरिया जो है इसे हमने क्या कहा था, एम्ब्रियोसेक कहा था। और इस एम्ब्रियोसेक के सेल्स को जरा देखते हैं, तो कौन कौन सी सेल्स देखने को मिलेंगी, 3 सेल्स देखने को मिलती हैं ऊपर की तरफ। ये जो 3 सेल्स बनाई थी मैंने, ठीक है, ये कहाँ की तरफ देखने को मिलती है, टुवर्ड्स चलाजा। तो मैंने ये जो 3 सेल बनाई है, ये कहाँ की तरफ देखने को मिल रही है, टुवर्ड्स चलाजा। तो एक तरीके से ये जो डायग्राम है ये उल्टा बनाया जा रहा है। तो 3 सेल यहाँ देखने को मिलेंगी चलाजा की तरफ, ये जो 3 सेल मैंने बनाई है कहाँ की तरफ है, चलाजा की तरफ है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए जो 3 सेल मैंने बनाई है किस साइड है, तो ये किस साइड है, टुवर्ड्स चलाजल एंड है, ये कहाँ की तरफ है, टुवर्ड्स चलाजा एंड ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर ये इस तरीके से है, अगर मैं ओव्यूल का डायग्राम बनाऊं तो ये ओव्यूल के अंदर इस तरीके से है, ये ओव्यूल का फ्यूनिकल हो गया, ठीक है, ये ओव्यूल के इंटेगमेंट्स होगी, माइक्रोपाइल हो गया, तो ये चलाजा की तरफ है और इस इधर वाला हिस्सा माइक्रोपाइल की तरफ है। ये डायग्राम समझ में आ रहा है किस तरीके से ओव्यूल के अंदर बना हुआ है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये 3 न्यूक्लियस है इनका नाम क्या होगा, इन तीनों मतलब ये सेल्स जो हैं, अब तो न्यूक्लियस नहीं रहे, अब ये सेल में बदल गए हैं, तो इनका नाम क्या होगा, तो ये जो 3 सेल्स होती हैं इनका नाम जो होता है वो होता है एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पर इनका जो नाम दिया जाता है वो नाम होता है एंटीपोडल सेल्स। तो इन्हें एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। ठीक है, और इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता, ये नॉर्मली डिजेनरेट कर जाती हैं। कहाँ की तरफ होती हैं, ये होती हैं एट चलाजल एंड। ठीक है, ये होती हैं एट चलाजल एंड। ये एक चीज में फंक्शन जरूर करती हैं, जैसे नींबू जो होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, नींबू के अंदर बहुत सारे बीज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे बीज कहाँ से बन जाते हैं, ये बहुत सारे बीज बन जाते हैं जब फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो वो कब किसकी वजह से होती है, इन एक्स्ट्रा सेल्स की हेल्प से होती है, और उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। तो वो प्रोसेस खैर अभी नहीं है फिलहाल, ये मान के चलो ये जो सेल्स होती हैं इनका नॉर्मल मतलब नॉर्मल प्लांट के अंदर कोई काम नहीं होता। अब यहाँ पे सेंटर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इन न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, फिलहाल इन न्यूक्लियस को इग्नोर करते हैं, नीचे के 2 बनाते हैं फिर बात करेंगे इनकी। 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो अगर तुम नीचे के न्यूक्लियस देखे थे 1 2 3, इस तरीके से 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ प्रेजेंट थे। ठीक है, तो अब जो 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है इधर, एक न्यूक्लियस होता है इधर और एक न्यूक्लियस होता है इधर। इस तरीके से न्यूक्लियस की अरेंजमेंट होती है। अभी जो 3 न्यूक्लियस होते हैं इसमें 2 सेल्स होती हैं नीचे की तरफ इस तरीके से, और एक सेल होती है इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। अभी जो ऊपर इसके सेल होती है, इस इन दोनों में कौन कौन से सेल्स देखने को मिलते हैं, इन दोनों के अलग अलग नाम होते हैं। ये जो सेल होती है इसको हम कहते हैं एग सेल। तो एक्चुअल जो एग होता है प्लांट के अंदर वो होता है ये। ठीक है, जिसे हम गैमिट गैमिट कहते थे, पर एक्चुअल प्लांट का गैमिट एग सेल नहीं होता, प्लांट का गैमिट एम्ब्रियोसैक होता है, क्योंकि एम्ब्रियोसैक के अंदर एग होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एग सेल होती है इसके नीचे जो 2 सेल्स होती हैं इनका नाम क्या होता है, इसके नीचे जो 2 सेल्स होती हैं इनका नाम होता है सिनर्जिड्स। तो इनके अंदर जो 2 सेल्स होती हैं इनका नाम होता है सिनर्जिड्स। इन दोनों सेल्स को, एग सेल को और सिनर्जिड को एक साथ एक नाम दिया जाता है और उसे कहते हैं हम एग अपरेटस। तो एग सेल एंड सिनर्जिड इनको टुगेदर कहा जाता है एग अपरेटस। ठीक है, तो इन दोनों को टुगेदर कहते हैं, टुगेदर कॉल्ड this both cells या this 3 cells together called, इन तीनों सेल्स को टुगेदर कहते हैं, टुगेदर कॉल्ड एग अपरेटस। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं एग अपरेटस, अपरेटस। तो इनका नाम एग अपरेटस होता है। अभी जो एग अपरेटस होता है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है और वो सिनर्जिड का पार्ट होता है। ठीक है, वो सेल नहीं होता कोई। तो इस सिनर्जिड के अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर किस लिए होते हैं, ताकि ये जो पॉलन ट्यूब आए तो पॉलन ट्यूब को आगे गाइड करने का काम किसका होता है, मतलब कहाँ जाना है पॉलन ट्यूब को अपने न्यूक्लियस को लेके, तो उसको गाइड करने का काम किसका होता है, इस स्ट्रक्चर का होता है। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड्स के अंदर, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है फिल्लीफॉर्म अपरेटस। तो इन्हें हम कहते हैं
filiform apparatus. These are called filiform apparatus. तो इन्हें क्या कहा जाता है? filiform apparatus कहा जाता है। तो फिलीफॉर्म अपरेटस जो होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सिनर्जिड के अंदर। क्या फंक्शन होता है इनका? इनका फंक्शन होता है गाइड करना किसको? पोलन ट्यूब को। तो फिलीफॉर्म अपरेटस जो होते हैं ये किसको गाइड करते हैं? ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब का रास्ता दिखाते हैं कि अपने न्यूक्लियस को लेके जाओ एक्स सेल के पास और फर्टिलाइज करवा के क्या बनाओ? जाइगोट बनाओ। ठीक है, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक कहाँ जाके कुछ करेगा अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ये किसका काम होता है? फिलीफॉर्म अपरेटस का गाइड करने का काम होता है किसको? पोलन ट्यूब को। अब बचे कितने न्यूक्लियस? 6 न्यूक्लियस तो हो चुके हैं, अब कितने बचे? 2 न्यूक्लियस बचे। टोटल न्यूक्लियस थे 8। तो जो 2 न्यूक्लियस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, जिनको मैंने बोला था अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये जो सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, दोनों के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज तो है नहीं आपस में, तो कॉमन सी बात है दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या है? फ्री है। तो ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो इनका जो नाम दिया हुआ है न्यूक्लियस का, इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो दिस न्यूक्लियस आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। इन न्यूक्लियस को एक साथ कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। अभी जो पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं इनकी जो सेल होती है, मतलब ये सबसे बड़ी सेल होती है, इनकी जो सेल होती है ये वाली सेल, ये सबसे बड़ी सेल होती है। अगर तुम नोटिस करो यहाँ पे जो सबसे बड़ी सेल है इस एम्ब्रियो सेक के अंदर, ठीक है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सबसे बड़ी सेल है उसका नाम क्या आएगा? द लार्जेस्ट सेल इन एम्ब्रियो सेक इज दिस। ठीक है, तो ये जो सेल होती है ये सेल सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है एम्ब्रियो साइट के अंदर? तो ये सेल सबसे बड़ी सेल होती है और इसके अंदर ये जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो आपस में फ्यूज्ड नहीं है, इन दोनों न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है इस सेल को क्या कहा जाता है? तो इस सेल को कहा जाता है सेंट्रल सेल, बिकॉज सेंटर में प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से इस सेल का नाम पड़ता है सेंट्रल सेल। तो ये जो बड़ी सी सेल होती है इस सेल का नाम होता है सेंट्रल सेल। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई। तो दिस सेंट्रल सेल कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इस सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर तुम्हें कितनी सेल्स देखने को मिली? जरा बताओ, टोटल कितनी सेल्स देखने को मिली? काउंट करो। सर 3 सेल्स। 3 कहाँ देखने को मिली? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी सेल देखने को मिली टोटल? 7। 7 सेल देखने को मिली। क्लियर है ना? 7 सेल कैसे देखने को मिली? यस सर। हाँ, अब इस डायग्राम का, इस एम्ब्रियो सेक का एक स्पेशल नाम दिया गया इसकी सेल्स की वजह से, इसके न्यूक्लियस की वजह से। पहला तो इसका नाम होता है एम्ब्रियो सेक। ठीक है भाई, पहला इसका नाम होता है एम्ब्रियो सेक। ठीक है, और दूसरा इसका नाम होता है 7 सेल्ड। 7 सेल होती है इसके अंदर, 8 न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो इसका दूसरा नाम होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, इस वजह से हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट ऑफ एम्ब्रियो सेक। इसका एक नाम और होता है, जो तीसरा नाम होता है। सर हाँ बोलो। एक बार ये 7 सेल्स दोबारा बताना। देखो इसके अंदर 7 सेल है, पहले इसका तीसरा नाम लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। इसका थर्ड नेम जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेट होता है, इस वजह से हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इसके 7 सेल्स को एक बार समझो, इसके अंदर कौन कौन सी 7 सेल्स हैं। तो सबसे पहली सेल इसके अंदर एंटीपोडल्स को अगर काउंट करो 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 1 2 3। ठीक है, चौथी सेल होती है सेंट्रल सेल जो सबसे बड़ी सेल लगी, 5वीं सेल येरी, 6ठी सेल येरी और 7वीं येरी। सिनर्जिड की 2, एक्सेल 1, 3 एंटीपोडल्स और सेंट्रल सेल 1, टोटल 7 सेल हो गई। अब जरा इसके अंदर न्यूक्लियस काउंट करो, एक न्यूक्लियस एंटीपोडल का, एक न्यूक्लियस एंटीपोडल का, एक न्यूक्लियस एंटीपोडल का, 3 न्यूक्लियस हो गए एंटीपोडल्स में, 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के, 3 2 5 हो गए, एक्स सेल का 1 न्यूक्लियस 6 हो गए और सिनर्जिड के 2 न्यूक्लियस 8 हो गए। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हुआ ये, बताओ। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? जो पोलन ट्यूब होगी वो इस तरीके से आएगी, इस पोलन ट्यूब को रास्ता देगा वन ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है,
जो फिलिफॉर्म अपरेटस इसको रास्ता देगा, वो फिलिफॉर्म अपरेटस इस सिनर्जिड को फोड़ देगा। तो सिनर्जिड जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है जब पोलन ट्यूब आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिलिफॉर्म अपरेटस और सिनर्जिड की सेल डीजनरेट मतलब टूट जाती है। अब यहाँ पर ये अपने अंदर से रिलीज कर देगा 2 मेल न्यूक्लियाई। अगर तुम्हें याद हो, जो जनरेटिव सेल थी वो 2 मेल न्यूक्लियस प्रोड्यूस करती थी। एक न्यूक्लियस जाके फ्यूज कर जाएगा एक्स सेल के साथ, और एक्स सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट। और एक न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और यहाँ पर फॉर्म करेगा 3 न्यूक्लियस का एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म। तो 2 जगह फर्टिलाइजेशन होगी। एक न्यूक्लियस जाके फ्यूज करेगा यहाँ पर और बनाएगा क्या, जाइगोट। जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम होंगे जरा बताओ, 2n होंगे या n होंगे? सर एन 2n होंगे, क्योंकि एक इधर से आएगा और एक इधर। हाँ, यहाँ पर पहले से एक तो एन सेल लगी, ये एग की एन होती है, ठीक है। क्योंकि ये किससे बनी है, शुरू में मियोसिस से बनी है और बाद में माइटोसिस से बनी है ना। और तो मोनोस्पोर के पास एन था जो मियोसिस से बना था, उसके बाद एन एन ही तो चला जा रहा है, तो क्रोमोसोम तो एन ही रहेगा। तो यहाँ पर एन आएगा इसके पास और एन लेके आ रहा है मेल न्यूक्लियस। तो ये दोनों मिलके बनाएंगे 2n जाइगोट। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों एन एंड एन कहलाएंगे। और एक मेल का न्यूक्लियस आएगा, तो टोटल कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। ये तीनों न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज करेंगे तो एक 3n स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इस 3n स्ट्रक्चर का नाम होता है एंडोस्पर्म। इस 3n स्ट्रक्चर का नाम होता है एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म किस लिए होता है, क्यों बनता है, 3n स्ट्रक्चर क्यों बनता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्यों बनता है, ताकि यहाँ पर जो जाइगोट बना है उसे क्या दे सके, न्यूट्रिशन दे सके। तो जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए कौन होता है, 3n एंडोस्पर्म होता है। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। तो ये कब बनेगा, अभी बनेंगे, उस स्ट्रक्चर पे भी आएंगे, वहां तक पहुंचेंगे। फिलहाल बस बता दिया कि जो हम यहाँ पर बहुत देर से पढ़ रहे थे, इतनी देर से मेल के बारे में पढ़ रहे थे कि जो मेल के अंदर ये जो 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें हम जनरेटिव सेल से बोलते हैं, ये आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं ये बात अब थोड़ी थोड़ी माइंड में आ गई होगी, ये 2 मेल न्यूक्लियस आगे चल के कैसे हेल्प करते हैं, और ये पोलन ट्यूब के अंदर किस लिए जाते हैं, ये बात भी क्लियर अब थोड़ी थोड़ी हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ी बात क्लियर है। यस। यहाँ पर हम लिखते थे जनरेटिव सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं ये हेल्प करते हैं, जनरेटिव सेल जो होती है फॉर्मेशन में हेल्प करती है 2 मेल न्यूक्लियाई में बाय माइटोसिस, एंड ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो इनका जो ये पर्पस था फर्टिलाइजेशन वाला ये हो चुका है क्लियर। और ये कैसे हेल्प करेंगे वो बात भी हमने पढ़ ली। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा वेरियस पार्ट्स ऑफ ओव्यूल, फिर हमने हेडिंग डाली मेगास्पोरोजेनेसिस की, एक मेगास्पोर कैसे बनता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए 5 नंबर में। मेगास्पोरोजेनेसिस देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस बताओ, तो तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये बता दे मेगास्पोरोजेनेसिस। अब पेपर में बोला जाएगा डायग्राम ड्रॉ करो 7 सेल 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर का, तो डायरेक्ट तुम्हें उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अब आएगा पेपर में मान लो क्वेश्चन, बताओ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक कैसे होती है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एम्ब्रियोसेक तुम्हें कहाँ से बतानी पड़ेगी, यहाँ से बतानी पड़ेगी, और कहाँ तक बतानी पड़ेगी, इस एम्ब्रियोसेक के डायग्राम तक। तो 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, मेगास्पोरोजेनेसिस बताओ और एम्ब्रियोसेक का डायग्राम बनाओ, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन बताओ और एम्ब्रियोसेक का डायग्राम बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। या 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आता है ड्रॉ 7 सेल 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक। तुम्हें 3 नंबर में पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा और इनके नाम बताने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यस सर। एंट्रेंस का क्या क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, ये फिलिफॉर्म अपरेटस जो होता है ये कितने पार्टिसिपेट करते हैं एक पोलन ट्यूब में। तो कॉमन सी बात है, एक पोलन ट्यूब आती है तो एक ही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, अलग बात है, जहां पोलन ट्यूब आएगी वो पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, जो ये सिनर्जिड्स होती हैं इनका क्या होता है, जब पोलन ट्यूब आती है डीजनरेट हो जाती है दोनों की दोनों। ठीक है, सिनर्जिड जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो एंट्रेंस के क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या क्या हो ये भी क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम पे। तो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है इसका वो इस तरीके से दे रखा है। तो इस एनसीईआरटी के डायग्राम को पहले कॉपी करते हैं और समझते हैं कि इस एनसीईआरटी के डायग्राम में हमें क्या क्या दे रखा है और हमें क्या क्या समझना है और हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, मीन्स कॉपी नहीं हुआ। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा एनसीईआरटी का, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक का। तो अगर तुम एनसीईआरटी के डायग्राम को नोटिस करो तो एनसीईआरटी के डायग्राम में यहाँ पर तुम्हें दिखा रखा है कि ये बहुत सारी न्यूसेलस की सेल्स हैं।
ठीक है, कैसा डायग्राम है ये? डायग्राम है ओव्यूल का, इस तरीके से ओव्यूल का डायग्राम है। ये ओव्यूल की इंटेगुमेंट्स है, ये ओव्यूल्स की इंटेगुमेंट्स हैं, और इस इंटेगुमेंट्स के बीच में यहाँ पर क्या आएगा? न्यूसेलस की सेल्स है। इस न्यूसेलस की एक सेल मॉडिफाई होगी और उसने बना दिया मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ पर सेंटर में जो सेल दिख रही है कौन सी आएगी? मेगास्पोर मदर सेल। एरो वैसे यहाँ लगाना चाहिए था पर इन्होंने कहाँ लगा रखा है? इधर। तो ये क्या बन गई? मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ तक पहला डायग्राम क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या दिखा रखा है। सेकंड डायग्राम में दिखा रखा है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवाइड हो गई इनटू टू सेल्स। कितने के अंदर डिवाइड होगी? दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई। नेक्स्ट इन्हें हम कह रहे हैं मेगास्पोर डायड। डायड मतलब दो सेल्स बनी है। अब यहाँ पर मेगास्पोर डिवाइड हो गई इनटू फोर सेल्स। कितने के अंदर डिवाइड होगी? फोर सेल्स के अंदर डिवाइड होगी। पर तुम्हें याद हो फोर सेल्स बनती हैं और फोर फोर में से तीन रीजनरेट हो जाती हैं, और इसे हम लीनियर टेट्राड कहते हैं। ये बात याद है? यस सर। अब यहाँ पर जो तीन होंगे उस तीन में से, और यहाँ पर जो चार होंगी उसमें से तीन रीजनरेट हो जाएंगी, एक बची रहेगी। अब जो एक बची रहेगी उसे हम कहेंगे मोनोस्पोर, और उसकी डेवलपमेंट को कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। खैर यहाँ पर इन्होंने नहीं दिखा रखा कि तीन रीजनरेट हो गई और एक बची रहेगी। तो जो एक बची रहेगी उसकी डायग्राम इस तरीके से दिखा रखा है। तो जो एक बची रहेगी वो पहले एक न्यूक्लियस से बनाएगी दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस से बनाएगी चार न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस से बनाएगी आठ न्यूक्लियस, और यहाँ पर जो डिवीजन का इस्तेमाल करेगी वो होगी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ये जो आठ न्यूक्लियस होंगे ये अपने आप को अरेंज करेंगे। तो इसकी अरेंजमेंट, ये वाला डायग्राम बकवास है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी अरेंजमेंट यहाँ पर देखो किस तरीके से हुई। तो तीन सेल्स ने अपने आप को चलाजा एंड की तरफ अरेंज करा जिन्हें कहा गया एंटीपोडल्स। दो सेल्स ने अपने आप को नीचे की तरफ अरेंज करा जिन्हें कहा गया सिनर्जिड। देन इस सिनर्जिड के अंदर देखने को मिल रहा फिलिफॉर्म अपैरेटस जो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। इस सिनर्जिड के ऊपर देखने को मिली एक्सेल जो आगे चल के बनाएगा जाइगोट। सेंटर में देखने को मिले दो पोलर न्यूक्लियाई, और इस सेल का नाम दिया गया सेंट्रल सेल। समझ में आया डायग्राम? यस सर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो दोनों डायग्राम लेके चलने पड़ते हैं। क्यों लेके चलने पड़ते हैं? क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, अगर एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम को फॉलो करते हैं। तो अगर एक बार हमने इमेज देखी हो एनसीईआरटी के डायग्राम की तो हम इजिली बता सकते हैं कि हाँ ये डायग्राम किस चीज का है। तो यहाँ पर हमने एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन विद एनसीईआरटी डायग्राम जो है वो कर दी क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहाँ तक स्टेटमेंट लिखी थी? हमने स्टेटमेंट लिखी थी यहाँ तक कि बोला था ये जो मेथड होता है एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन का फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसका बाद हमने डायग्राम बनाना शुरू कर दिए थे, हमने स्टेटमेंट नहीं लिखी इसके बाद। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर। तो स्टेटमेंट क्या क्या लिखेंगे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बाद? कि मोनोस्पोर क्या करेगा अब आगे? दिस फंक्शनल मोनोस्पोर, दिस फंक्शनल मोनोस्पोर, फंक्शनल मोनोस्पोर, मोनोस्पोर जिसे हम मेगास्पोर भी कहते हैं, डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये डिवाइड करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। ठीक है, एंड फॉर्म करेगा, एंड फॉर्म टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, एंड फॉर्म टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। तो टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक किसे कह रहे थे? जब मोनोस्पोर एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बना चुका था? दो न्यूक्लियस बना चुका था, तो उसे हम कह रहे थे टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? अगली स्टेटमेंट ये है कि अब ये और डिवीजन करेगा और बनाएगा 4 and 8 न्यूक्लियस। तो आफ्टर दिस it undergo to further division, to फर्दर डिवीजन। तो इसके बाद ये दो और डिवीजन में जाएगा, टू फर्दर डिवीजन। ठीक है, एंड ये जो फर्दर डिवीजन होंगी इससे क्या करेगा? एंड फॉर्म करेगा, एंड फॉर्म 4 न्यूक्लिएट, पहले फॉर्म करेगा 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, एंड लेटर, और बाद में फॉर्म करेगा, पहले डिवीजन से फॉर्म करेगा 4, दो से हो जाएंगे 4, और उसके बाद आ जाएगा लेटर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। तो इस तरीके से हमें 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक देखने को मिलेगा डायग्राम। ठीक है,
अभी जो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक डायग्राम बना है, ठीक है, यहाँ पर कौन से डिवीजन का इस्तेमाल हुआ? यहाँ पर डिवीजन का इस्तेमाल है जिसका नाम था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की डेफिनेशन लिखेंगे। अब ये सेल्स जो होंगी अपने आप को क्या करेंगी? ऑर्गेनाइज करेंगी, और ऑर्गेनाइज करके क्या बनाएंगे? वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ एम्ब्रियोसेक बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की, कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, ठीक है। तो दिस माइटोटिक डिवीजन, दिस माइटोटिक डिविजन्स, एक तरीके की माइटोटिक डिवीजन होती है। तो दिस माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। से क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर कहते हैं। क्यों कहते हैं स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर? बिकॉज न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड कर रहे हैं और बाद में उनके ऊपर सेल का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो दिस माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, ये फ्री न्यूक्लियर होती हैं। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय, मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के तुरंत बाद सेल नहीं बनेगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो मतलब तुरंत सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से हम इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। तो होती तो एक तरीके की माइटोटिक डिवीजन है, पर पहले आराम से जितने न्यूक्लियस डिवाइड करने होते हैं वो न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, तब जाके इसके ऊपर सेल का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये एक तरीके की माइटोटिक डिवीजन होती है, और इसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और सेल का स्ट्रक्चर कब आता है? जब जितने न्यूक्लियस की जरूरत होती है वो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब जरा इसकी स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन सी हमने इसमें स्टेटमेंट देखने को और पढ़नी है। तो हमने यहाँ पर अभी 2 स्टेटमेंट लिखी थी। एक लिखा था हमने कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, 2 न्यूक्लियर स्टेज बनाएगा, 4 न्यूक्लियर स्टेज बनाएगा, 8 न्यूक्लियर स्टेज बनाएगा। जिस तरीके के डिवीजन का इस्तेमाल करेगा उसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाएगा। और ये डिवीजन ऐसी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करता है और इमीडिएटली उसके ऊपर सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं आता, वो आता है बाद में। अब आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। तो 8 न्यूक्लियस जब बन जाते हैं तो ये 8 के 8 न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होते हैं और बनाते हैं वेरियस सेल्स। 3 सेल्स बनती हैं जो टूवर्ड्स चलाजा पोल होती हैं, जिन्हें कहा जाता है एंटीपोडल्स। 3 सेल्स जो होती हैं अरेंज होती हैं माइक्रोपाइल की तरफ, जिन्हें कहा जाता है एग अपरेटस, ठीक है। और एग अपरेटस के अंदर क्या क्या होता है? एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड होती है। जो लार्जेस्ट सेल होती है जो सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, उसे सेंट्रल सेल कहा जाता है, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ये बात याद रखनी होती है। प्लांट के केस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल गैमेट, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, कोई भी मूव नहीं कर सकता। ये सारी स्टेटमेंट समझ में आई नहीं आई बताओ? यस सर। कोई डाउट है अभी तक इस जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है? नो। चलो ठीक है। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक, और इस एम्ब्रियोसेक के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो, ठीक है। यहाँ पर फीमेल पार्ट जो है वो पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। और फीमेल पार्ट में कैसे फीमेल गैमेट और इन सब की फॉर्मेशन होती है ये भी पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो क्या आएगा? वो आएगा पॉलिनेशन। क्या आएगा? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन के अंदर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जैसे तो हम डायरेक्टली अभी बोल दे रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो जाके क्या कर रहा है? फर्टिलाइज कर जाएगा, पॉलन ट्यूब बना देगा, पर पॉलन ग्रेन वहां तक पहुंचा कैसे? फिर हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जाके वहां पर फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, एक जाके एक्स से फ्यूज करेगा, एक जाके पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज करेगा, पर ये पॉलन ग्रेन वहां तक जाएगा कैसे? किस तरीके से जाएगा वहां तक? तो पॉलन ग्रेन का, ठीक है, वहां तक जाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में उसका नाम क्या आएगा? पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है? चैप्टर में मेल एंड फीमेल पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास रखेंगे हम, मैं बता दूंगा क्लास। अभी फिलहाल कल परसों नहीं होगी, नर्सों होगी क्लास, ठीक है। तो रेगुलर क्लास तो होंगी तो चल रही है, बैकअप की बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके चलो मैं क्लास